आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मुद्दे से ये तेरा चंदा, ये मेरा चंदा, जोड़ कितना चंदा, चंदे को लेकर जो लगातार लड़ाई चुनाव के पहले गर्म होती चली जा रही है, उसमें विपक्ष का ये कहना है, राहुल गांधी ने आज भी कहा है कि चंद जो उद्योगपति है उनकी मुट्ठी में सरकार है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर उन्होंने हमला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि मेरी ये नियत थी कि काले धन को रोका जाए। इससे पहले तो कोई हिसाब किताब ही नहीं मिलता था कि कौन किस पार्टी को कितना पैसा दे रहा है। अब कम से कम ये पता चल सकता है कि किस पार्टी को किसने कितना पैसा दिया। यही नहीं, सनातन से लेकर लोकतंत्र और संविधान को बदलने, इन सब पर सियासी पारा बहुत चढ़ गया है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहां दिया। अब उसमें अच्छा हुआ बुरा हुआ वो विवाद का विषय हो सकता है। चुनावी चंदे को लेकर उठ रहे सवालों पर पीएम मोदी ने विपक्ष को जवाब दिया, लेकिन विपक्ष के सवाल खत्म नहीं हुए। ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया। तो अगर ये पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया तो इसमें नाम क्यों छुपे थे? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेटा रिलीज होना चाहिए तो इसको रिलीज होने से कौन रोक रहा था, क्यों रोक रहा था? क्लियर सी बात है, ये प्राइम मिनिस्टर का विजन है। इसको स्ट्रीट लेवल पे एक्सटॉर्शन कहा जाता है, हफ्तेबाजी कहा जाती है। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हफ्तेबाजी का स्कीम है और ये प्रधानमंत्री ने कॉन्सेप्चुलाइज किया है। विपक्ष सरकार पर बार बार संविधान खत्म करने की कोशिश का भी आरोप लगाता है। विपक्षी पार्टियां इस चुनाव को आखिरी चुनाव भी बता रही हैं। RSS and the BJP are trying to destroy India's constitution and change India's constitution. जितने उम्मीदवार हैं ज्यादातर पूरे देश में खुले आप कह रहे कि संविधान को खत्म कर दो। मोदी जी चुप्पी है यानी उनकी सहमति है ना। जनता को सावधान करना चाहते हैं कि 400 अगर सीट जीत गए, 400 सीट अगर जीत गए तो पता नहीं संविधान में क्या बदल देंगे। मोदी हटाओ, देश बचाओ, एक ही स्लोगन है, एक ही नारा है। विपक्ष के इन आरोपों पर पीएम मोदी भरोसा दिलाते हैं कि भले ही डॉक्टर अंबेडकर खुद आ जाए, संविधान नहीं बदला जा सकता। 25-30 साल से एक पुरानी रिकॉर्ड घुमा रहे हैं। जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं और झूठ फैलाते हैं। संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आंबेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। इस बार राम मंदिर भी चुनावी मुद्दा है। पीएम मोदी राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता ठुकराने को लेकर विपक्ष को लगातार घेर रहे हैं। जो लोग कभी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, वो आज राम मंदिर पर कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं। एक समुदाय के तुष्टीकरण के लिए इन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया। दूसरी ओर विपक्ष राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को सियासी समारोह बता रहा है। हम राम व्यापारी नहीं हैं, हम राम पुजारी हैं। 22 जनवरी का समारोह जो था वो एक राजनीतिक समारोह था और एक व्यक्ति पर केंद्रित था, भगवान राम पर केंद्रित नहीं था, वो नरेंद्र मोदी पर केंद्रित था। बात राम मंदिर से आगे बढ़कर रामनवमी पर भी पहुंच रही है। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी को घेर दिया। मुझे पता है टीएमसी ने हमेशा की तरह यहां रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की, सारे षड्यंत्र किए, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। इसलिए
कोर्ट से अनुमति मिल गई है और कल पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रामनवमी की शोभा यात्राएं निकलेगी। दूसरी ओर ममता बनर्जी बीजेपी को दंगे से जोड़ रही हैं। अगर मुर्शिदाबाद मालदा में दंगा हो जाए तो इसको जमींदारी इलेक्शन कमीशन को लेना होगा कि हमको पता है कौन दंगा संभाल सकता है। आप जानबूझ के बीजेपी का बात पे अब चुन चुन के ऑफिसर चेंज करता है पश्चिम बंगाल में इसी के लिए कि जैसे बीजेपी का मौका मिले। पहले चरण के मतदान से एन पहले तमाम आरोपों पर पीएम मोदी का जवाब विपक्ष पर बड़ा प्रहार है, लेकिन चोट खाकर भी डटे रहना बड़ा सियासी दांव माना जाता है। आज तक ब्यूरो। सुधांशु त्रिवेदी जी आपके पास आते हुए देखिए, विपक्ष कह रहा है आखिरी चुनाव है ये, अगर बीजेपी सत्ता में आई तो फिर इस देश में चुनाव नहीं होंगे। यहाँ तो संविधान बदलने की तैयारी है जिसका वो आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियों को बराबरी का प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा क्योंकि आपने चंदे से लेकर तमाम एजेंसियों को अपने इशारे पर नचाया है। सुधांशु जी। देखिए, बीजेपी के बारे में पिछले 30-35 सालों से अनेक बार अनर्गल प्रचार किए गए। 90 के दशक में कहा गया आएंगे तो खा जाएंगे, फिर कहा गया आएंगे तो मल्टीनेशनल कंपनियों को भगा देंगे। हम आए भाजपा के दौर में इकोनॉमी और ग्रोथ की, फिर मोदी जी आएंगे तो खा जाएंगे, मुसलमानों को खा जाएंगे। आज स्थिति ये कि वो सबसे बेहतर स्थिति में आए। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये सच है, इन पार्टियों के मंसूबों के लिए यह आखिरी चुनाव साबित हो रहा है। वो सारी पार्टियां जो वास्तविकता में राजतंत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, केवल लोकतंत्र की कलगी लगाकर, इसे फिग लीफ कवर कहते हैं, उनको लग रहा है कि वो परिवारवादी राजतंत्र अब समाप्त होने की तरफ है। और मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, ये सारी पार्टियां वो जिन्होंने अपनी पार्टी का संविधान बदल रखा है। हमारी पार्टी के संविधान में लिखा है कोई व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रह सकता, परंतु इन सारी पार्टियों ने वो क्लॉज हटा रखा है, किसी ने अपनाया नहीं। इसलिए इवन आम आदमी पार्टी में ये क्लॉज था कि वो 1 बार ही रह सकता है अध्यक्ष, और अब उन्होंने 2021 में संविधान संशोधन करके हटा दिया। तो ये सारी पार्टियां अंजना जी वो हैं जो शी जिनपिंग मॉडल की तरह जिसको चाहे वो ताजिंदगी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह सकता है, और लगभग सारी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनका परिवार ताजिंदगी है या वास्तविक सत्ता का सूत्र उनके हाथ में ताजिंदगी है। तो संविधान वास्तविकता में खतरे में किसके आने से होने वाला है ये सबको पता है। अब आते हैं उसके ऊपर लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर। तो मैं याद दिला देना चाहता हूं, आज सोनिया जी राहुल जी जिस मुद्दे को लेकर मुचलके पे है वो अक्टूबर 2013 में हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट पे, नेशनल हेराल्ड केस। हमारी सरकार नहीं थी, कनिमोझी और ए राजा सारी बातें कोर्ट पे हुई। तो मैं पहली बात करूं कि सरकार ने कोई निर्णय लिया। 2011 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2010 में कलमाड़ी जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2006 में शिबू सोरेन जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2000 में करुणानिधि जेल गए, 97 में लालू यादव जेल गए, 96 में जयललिता जेल गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994, राजीव गांधी पर आरोप लगा 1987, FIR हुई 1990। ये बताइए कौन था? ये तो जेल आते जाते रहे 30-35 साल में, और आज हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि साहब ये सब कुछ अब के बाद हुआ है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, हमारी सरकार आने से पहले कि एक लोकसभा बता दे जब इनकी पार्टियों के किसी न किसी नेता ने भ्रष्टाचार के किसी न किसी आरोप में कोर्ट के आदेश पे, इनकी सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया था, सब कोर्ट के आदेश पे, कोर्ट कचहरी के चक्कर न काटे हो, जांच एजेंसियों के चक्कर न काटे हो। इसलिए समझा जा सकता है जिन्होंने अपनी पार्टी में संविधान को ध्वस्त कर दिया है, जिन्होंने सदैव भ्रष्टाचार का साथ दिया है और आज तो इस सीमा तक है। मैं पूछना चाहूंगा सुरेंद्र राजपूत जी से और प्रियंका जी से, आपकी इंडी गठबंधन की साझेदार पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ने तो कहा है कि भारत का न्यूक्लियर जो वो है आर्सेनल वो समाप्त कर देंगे। गजब है साहब, चाइना की न्यूक्लियर होने का स्वागत किया था उन्होंने 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ने। अब कहते हैं भारत के आणविक शस्त्र समाप्त कर देंगे क्योंकि हम, वाह, इधर भी आणविक ताकत उधर भी आणविक ताकत। सोचिए देश के लिए लोग क्या करना चाहते हैं। प्रियंका जी आपके पास आते हुए, बीजेपी का ये कहना, और प्रधानमंत्री ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि पहले बीजेपी से डराते थे कि राम मंदिर के लिए कहते हैं राम मंदिर बनेगा तो यहाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। अनुच्छेद 370 पर डराते थे कि अनुच्छेद 370 अगर हटा दिया तो कश्मीर में बवाल हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। अब चूंकि ये सब खत्म हो गया है
तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी आई तो चुनाव ही नहीं हो पाएगा देश में, बीजेपी आई तो संविधान बदल जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। पीएम कह रहे हैं कि संविधान जिंदाबाद था, है, रहेगा। प्रियंका जी। तो दो चीजें कहूंगी। सबसे पहले प्रजातंत्र हट जाएगा, तो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आपको पता है अभी रशिया में चुनाव हुए थे, कुछ दिन पहले ही चुनाव हुए हैं, और 75% वोट या आई थिंक 85% वोट से पुतिन जीते थे। आपको पता है वहां पे चुनाव में क्या होता है, जो विपक्षी दल के नेता होते हैं उनको सबको हिरासत में कर दिया जाता है या उनको ऐसी सजा सुनाई जाती है कि उनकी हिरासत में ही मौत हो जाती है, पर इलेक्शन होता है। तो एक होता है प्रजातंत्र में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना, एक होता है पुतिन स्टाइल इलेक्शन होना। और पुतिन स्टाइल इलेक्शन करने की ओर जो बढ़ रही है इंडिया, उसके बारे में मैं बता रही हूँ। और मैं किन कारणवश बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास तथ्य हैं। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की स्थिति है। कल प्रधानमंत्री जी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि हमें सिर्फ 37% हमें इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के फंड्स मिले थे। अब ये देखिए 11,450 करोड़ है, और आपको यहाँ पे देख रहा होगा सैफरन में सारा है, भारतीय जनता पार्टी का लोगो है, उसमें है 6,566, 55% जो इनको चंदा मिला है, इनको मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं चलिए इलेक्ट्रल बॉन्ड से पता तो चला किसको कितना मिला, कौन सी कंपनी ने क्या दिया। वो उनकी वजह से नहीं पता चला, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की वजह से नहीं पता चला। वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को पूरी तरीके से नॉन ट्रांसपेरेंट बनाने का जो काम हुआ था और नॉन ट्रांसपेरेंट बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस करने का काम हुआ था, वो इनकी सरकार ने किया था। सुप्रीम कोर्ट को स्टेप इन करना पड़ा, वहां पे भी ये दलील दी गई थी कि हम ये डेटा रिलीज नहीं कर सकते हैं, और आज सुप्रीम कोर्ट की वजह से पता चल रहा है किस तरीके का क्विड प्रो को हुआ था। अब मैं दूसरी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती हूँ, किस तरीके से ईडी, आईटी, सीबीआई बकायदा इनके चरणों में पड़ी हुई है और उनके हिसाब से काम कर रही है। इनका टूल किट बन गई है इलेक्शन टूल किट। ये अमोल कीर्तिकर जी हैं, मुंबई के उत्तर पश्चिम से वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं। 9 बजे सवेरे उनका नाम डिक्लेयर होता है, 10 बजे उनके ऊपर ईडी का नोटिस आ जाता है। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में कौन सी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, इलेक्ट्रल बॉन्ड में भारतीय जनता पार्टी को कौन चंदा दे रही है, जहां पे एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट यानी ईडी ने उनपे छापेमारी की है। 26 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने पैसे किसको दिए, भारतीय जनता पार्टी को दिए। अब एक और बताती हूं, क्योंकि ये बहुत सारे नाम ले रहे थे, इतिहास में नाम गिना रहे थे आप, तो ये इतिहास की जो करतूतें थी वो बदलने आए थे 2014 में, उसका सहारा लेकर अपना स्पष्टीकरण तो देने नहीं आए थे। ये दूसरा आपको उदाहरण दे रही हूं, 2014 से किस तरीके से 4 गुना इजाफा हुआ है ईडी इन्वेस्टिगेशन में, जिसमें 25 ऑपोजिशन लीडर्स जिन पे गंभीर आरोप लगे थे, 70,000 करोड़ के घोटाले से लेकर दाऊद इब्राहिम से लेकर इकबाल मिर्ची, सबका हवाला दिया था। वो सब जैसे ही इनके पास आए, उनको गंगा नहा लिए वो, और 23 लोगों के ऊपर सारी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई। तो लेवल प्लेइंग फील्ड जब डेमोक्रेसी में नहीं होता है, उसका परिणाम आप देख रहे हैं। पुतिन जैसा चुनाव होता है, जब पुतिन भी कहता मैं जीत कर आया, तो आने वाले चुनाव ऐसे ही होंगे। अब रही संविधान बदलने की बात, मैं आपको एक और चीज बता दूं, संविधान ना बदलकर भी नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से महाराष्ट्र में संविधान की धज्जियां उड़ाई थी, जो खुद बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सरकार चल रही है इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं। वो संविधान का हवाला देकर उन्होंने संविधान को ही तोड़ने का काम किया है। शेड्यूल 10 को दरकिनार कर उन्होंने ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो और अब इलेक्शन कमीशन हो, इन्होंने अपनी राजनीति की है। तो इनसे क्या, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो हम नहीं, विपक्ष नहीं कह रहा था संविधान बदलेंगे, इनके जो भी चुनिंदा लोग हैं, नॉमिनेटेड एमपीज जिनको टिकट्स मिली हैं, सब जोर जोर से बोल रहे हैं, कर्नाटका के हो, राजस्थान के हो, महाराष्ट्र के हो, उत्तर प्रदेश के हो, सब ये बयान दे रहे हैं कि आप हमें 400 से ज्यादा दीजिए, हम संविधान बदलना चाहते हैं। अरे कोई उनसे पूछिए संविधान क्या बदलना चाहते हैं, तब नरेंद्र मोदी जी आकर दूसरों पे दोष मढ़े, खुद गिरेबान में झांके ना क्या काम कर रहे हैं। ठीक है सुधांशु जी, इसके बाद जवाब दीजिएगा। सुरेंद्र राजपूत जी भी बोल रहे, प्रधानमंत्री ने कहा ये जो आरोप लग रहे हैं संविधान बदल देगी बीजेपी आएगी, तो कह रहे 25-30 साल से जनता को हमारे खिलाफ डराने का एक ही रिकॉर्ड है जो बार बार घूम रहा है, और कांग्रेस पर तो वो बहुत हमलावर थे। उन्होंने कहा कि सनातन विरोधी पार्टियों के साथ आखिर कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी हो गई है कि वो सनातन के खिलाफ इस तरह का बयान देते हैं लेकिन फिर भी उनसे चिपके रहते हैं। तो समझना है कि मूल भावना जो इस देश का है उसके खिलाफ क्या कांग्रेस पार्टी जा रही है, ये पीएम का हमला है। प्रधानमंत्री जी का हमला कांग्रेस पार्टी के प्रति उनके डर को दिखाता है।
पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री जी सत्ता में है और कांग्रेस पार्टी एक बार 44 में थी, इस बार 52-54 पर है। उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी को रात को सपने में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन आता है और वो लगातार झूठ, छल, कपट, प्रपंच कुछ भी करते रहते हैं कांग्रेस के खिलाफ, कभी उद्धव साहब के खिलाफ, कभी इंडिया गठ के नाम बाला साहब के खिलाफ, कभी शरद पवार साहब के खिलाफ। उसके बाद वो झूठी गारंटियों की बात करेंगे। और अंजना जी, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रति वो हमलावर रहते हैं, ऐसा लगता है कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी प्रतिपक्ष में है और कांग्रेस सत्ता पक्ष में है। आप इस चीज को देखिए कि आप कोई ऐसा आपने प्रधानमंत्री देखा हो आज तक इतिहास में जो प्रधानमंत्री अपने 10 साल के शासनकाल की तो कोई बात नहीं करेगा, या तो इतिहास की 2014 से पहले की बात करेगा या 2047 की बात करेगा। उनकी गारंटियों की तो आप तब मानेंगे ना, गारंटियां हैं उनकी। गारंटी बिल्कुल इस तरीके की छोटी सी बात एक बड़ा वो है कि एक तरबूज वाला बंबई में तरबूज बेच रहा था, कह रहे चीनी से भी मीठा तरबूज ले लो, चीनी से भी मीठा तरबूज। तो जब तरबूज देखा गया तो फीका था, तो उन्होंने कहा भाई तरबूज तो फीका है, तो क्या चीनी डाली इसमें? तो चीनी डालने के बाद मीठा होगा ना। तो प्रधानमंत्री जी ऐसे बेस्ट सेलर टाइप में हैं, ये फीके तरबूज को भी चीनी डाल करके बेचने वाले लोग हैं। इनकी गारंटी पर हम भरोसा करें तो तब करें जब इन्होंने पुरानी गारंटियां पूरी करी हों। इन्होंने अगर 2 करोड़ रोजगार दिए हों तो आप मान लीजिए इनकी गारंटी है। इन्होंने इन्होंने कहा था नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, अगर इन्होंने ऐसा किया हो तो मान लीजिए। अगर इन्होंने चीन को लाल आंखें दिखाई हो, चाय पिलाने की जगह झूला झुलाने की जगह, वो भी 19 बार, तो आप मान लीजिए कि भाई 4000 किलोमीटर हमने उनका कब्जा कर लिया होता, या हमारा जो था 1962 में जो हमसे चला गया था वो इन्होंने वापस ले आए होते, तो हम मान लेते गारंटी। किसान की आय दुगनी हो गई होती तो हम मान लेते मोदी जी की गारंटी। किसान का कर्ज और खर्च चौगुना न हुआ होता तो हम मान लेते मोदी जी की गारंटी। छुट्टा पशु उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी समस्या के लिए मेरी गारंटी है, मेरे को वोट दीजिए 22 में कह के गए थे कि साथ छुट्टा पशुओं की हम समस्या खत्म करेंगे। मान लीजिए अगर इन्होंने किया। अगर इन्होंने भ्रष्टाचारियों को धो पहुंच करके अपनी पार्टी में ना शामिल किया होता, अजीत दादा से ले लो, हसन मुश्रीफ से ले लो, हेमंता बिस्वा शर्मा से ले लो, मतलब एक सीरीज है लंबी, छगन भुजबल से ले लो, सभी लोगों को पहले ईडी के से डराएंगे, सीबीआई से डराएंगे, उसके बाद उनके ऊपर छापा मारेंगे, फिर 70,000 करोड़ का आप आरोपी बताएंगे, फिर उनको कहेंगे कि हम सारे भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी लेकर के कहती है हम दुनिया की सबसे ईमानदार पार्टी है। तो इस तरीके की भाषा का जब प्रधानमंत्री जी उपयोग करते हैं और सुधांशु जी जैसे लोग जब इसका समर्थन करते हैं तो सुधांशु जी की विद्वता पे भी प्रश्न चिन्ह लगते हैं। जैसे एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले हो जाते हैं लोग, उसी तरीके की सुधांशु जी की भी विद्वता पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं कि भाई ऐसे लोगों को आप क्यों वो कर रहे हो, आप लोग कैसे ऐसे लोगों को। सुधांशु जी अब जवाब देंगे, ठीक है। सुधांशु जी से जवाब लेते हैं। देखिए प्रियंका जी का कहना है, सीधा उन्होंने तुलना कर दी, कह रही कि पुतिन वाला चुनाव अब इस देश में होने वाला है, और ये कह रहे हैं कि तरबूज फीका रहता है, आप लोग कहते हैं चीनी मिला के खा लो। बहुत दोनों प्रवक्ताओं ने बहुत अच्छी बात कही है। प्रियंका जी ने जो कहा है, इनकी पार्टियों में पुतिन वाला ही चुनाव होता है, घूम फिर के अंधा बाटे रेवड़ी पुनी पुनी अपने को दे, फिर वही का वही रहता है। और तरबूज वाली बात सुरेंद्र राजपूत जी ने बहुत अच्छी कही, 60 साल से तरबूज ही तो बेच रहे थे, चीनी मिला के खा लो। 1970 में गरीबी हटाएंगे और 2013 में हम फूड सिक्योरिटी देंगे। 43 साल सत्ता में के बाद, जिसमें 37 साल हमारी सरकार रही, तरबूज हम बता रहे थे। तो इसलिए पूरे देश को पता है कि कौन तरबूज कह रहा था। मैं तथ्यात्मक उत्तर देता हूं। प्रियंका जी ने कहा कि साहब ईडी सीबीआई का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है और इस कारण से तो अगर जमानत नहीं दे रहा है तो न्यायालय नहीं दे रहा है, इसका मतलब कुछ पुख्ता सबूत हैं जो केजरीवाल के समय में कहा है। वही न्यायालय इन्हीं मामले में संजय सिंह को जमानत दे दे तो यह सत्य की जीत है। प्रियंका जी की पार्टी के नेता संजय राउत को जमानत दे दे तो यह सत्य की जीत है। और सुरेंद्र राजपूत जी की पार्टी के नेता कार्ति चिदंबरम को जमानत दे दे तो सत्य की जीत है। और सुरेंद्र राजपूत जी की पार्टी के नेता डीके शिव कुमार का केस ही समाप्त कर दे तो यह सत्य की जीत है। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दे तो यह लोकतंत्र की जीत है। और एक निर्णय आपके खिलाफ आ जाए तो यह लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र समाप्त हो गया है। राहुल गांधी जी कैसे तेवर में बोले थे जाके इंग्लैंड में, डेमोक्रेसी इज फिनिश्ड, एवरी इंस्टीट्यूशन इज फिनिश्ड।
उनसे पूछा गया कि आप जुडिशरी के बारे में कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूं जुडिशरी भी कंप्रोमाइज है, और उसी जुडिशरी ने उनकी सदस्यता बहाल की। सोचिए ये चुनाव जीतने के लिए किस सीमा तक, किस ऊंचे लेवल तक जाकर देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। अब इनको ये बताना चाहता हूं कि जो गारंटी पूरी हुई, तो हमारे दौर में आने के बाद जनाब 25 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आए। आईएमएफ का डाटा है कि अब एक्सट्रीम पॉवर्टी में केवल 1% लोग रह गए। अब आपको बताएं, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने, 3रे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बने, 2रे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चर बने। खबर ये आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने अगले 48 घंटे से तक प्रचार पर रोक लगाई है। इलेक्शन कमीशन की ये कार्रवाई है रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ। अगले 48 घंटे प्रचार, रैली, इंटरव्यू नहीं। रणदीप सुरजेवाला पर इलेक्शन कमीशन की यह कार्रवाई है। हेमा मालिनी जो कि यहां से उम्मीदवार है, 2 बार की सांसद है, 14 में उन्होंने हराया था जयंत चौधरी को, उसके बाद 19 में भी वो जीती थी यहां से, और एक बार फिर से चुनावी मैदान में बीजेपी ने हेमा मालिनी को उतारा है। शाम 6 बजे से लागू होगा इलेक्शन कमीशन का फैसला। 48 घंटे तक प्रचार पर रोक लग गई है रणदीप सुरजेवाला की तरफ से। कांग्रेस के महासचिव हैं और उन पर एक छोटी सी टिप्पणी इस पर भी आपकी सुधांशु जी, जिसके बाद मैं प्रियंका जी और सुरेंद्र जी के पास जाऊंगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भाषाई मर्यादा की, निम्रता की पराकाष्ठा पिछले 16-17 वर्षों में हुई, जिसकी शुरुआत 2007 के गुजरात चुनावों से हुई थी, और अब वो इस सीमा तक है। अब रणदीप सुरजेवाला जी के लिए कहेंगे, हेमा मालिनी जी आयु में सोनिया गांधी जी के समकक्ष हैं। कम से कम उन्हें ध्यान रखना चाहिए था कि इतनी सीनियर महिला के लिए क्या ऐसी कोई बात करनी चाहिए थी। याद करिए, ऐश्वर्या राय के बारे में बोले थे, अरे भैया अमिताभ बच्चन आपके पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी के बाल सखा रहे हैं। तमाम फोटोएं हैं जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अमिताभ बच्चन के साथ हैं। अरे कुछ तो गरिमा का सम्मान करिए। सब खत्म। और सुरेंद्र राजपूत जी की पार्टी ने सहारनपुर से किसको टिकट दिया है? आज से नहीं, मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये वही इमरान मसूद है। मोदी की पोटी बोटी काट डालूंगा। 2014 वहां से कब्र खुदेगी, मौत होगी, कुत्ते की मौत, हिटलर की मौत, वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे लगता है ये ध्यान रखना चाहिए, ये विषय हमारे और आपके चुनाव जीतने का नहीं है। मैं सारे लोगों से कहूंगा, ये पूरे राजनीतिक वर्ग की मर्यादा नीचे जाती है जब इस सीमा सुरेंद्र जी, चूंकि रणदीप सुरजेवाला पर कार्रवाई आज तक मैं विनम्रता से कहता हूं, हमने किसी नेता की, मैं सिर्फ एक लाइन कह दूं, हमने आज तक किसी नेता की मौत की कामना और मौत के प्रकार नहीं बताए। इंदिरा जी ने जब इमरजेंसी लगा दी थी, और प्रियंका जी को बता दूं, सारे विपक्ष ने जेल से रहकर चुनाव लड़ा था और उसके बाद जीते थे। जॉर्ज फर्नांडिस 3,84,000 से जीते थे, जो उस जमाने तक हाईएस्ट विक्ट्री का रिकॉर्ड था। इसलिए अगर आप सच के साथ होते हैं तो जनता पूरी तरीके से आपके साथ वेंदु अधिकारी ने ममता दी पर क्या कहा था सुधांशु जी, जिसके बाद उन पर भी कार्रवाई इलेक्शन कमीशन को करनी पड़ी थी। नोटिस सुप्रिया श्रीनेत के साथ साथ उन्हें भी मिला था। तो तमाम पार्टियों में ये हालत है, लेकिन इतना अशोभनीय कि जिसको जुबान पर फिर से लाना भी नहीं, मैंने तो कहा सारे राजनीतिक अरविंद वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। 48 घंटे तक अब प्रचार नहीं कर पाए सुरजेवाला। कैन आई रिस्पॉन्ड? सुरेंद्र जी, 2 चीजें बड़ी। इलेक्शन कमीशन की किसी भी कार्रवाई को हम मानेंगे और उसके खिलाफ हम इलेक्शन कमीशन में भी पिटीशन डालेंगे बहुत स्पष्ट रूप से। और कौन लोग हमें समझा रहे हैं, हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हुआ हो, और जो मैंने सुना था उसमें तो कुछ भी गलत नहीं कहा था। सुरजेवाला जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि जाट की बहू है, तो बहू तो वो धर्मेंद्र जी की है ही है। पर हम इलेक्शन कमीशन पर कोई बात नहीं करते। हम तो इन लोगों से इतना पूछना चाहते हैं, साध्वी को ये लोग टिकट देते हैं, जिसने दिल्ली के चुनाव में कहा था सुधांशु जी के मुंह में दही जम गई थी। प्रज्ञा ठाकुर जो हेमंत करकरे को श्राप देकर के मार रही थी, उसमें क्या नाम सुधांशु जी की जो है वो दही जम गई थी मुंह में। प्रधानमंत्री जी की बातों को तो हम इतनी बार दोहरा चुके हैं कि 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, तुरपणखा, ये सारी चीजें। लेकिन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जिस तरीके से होती है आप लोग भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। कहते हैं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। कहने वाले लोगों से हमें सीख लेने की आवश्यकता नहीं है सुधांशु जी। पहले उस महिला को आप पार्टी से निकाल दीजिए, फिर हमें सीख दिया कीजिए। जवाब दे दूं? छोटा सा जवाब, फिर मैं प्रियंका जी शायद सुरेंद्र राजपूत जी को याद नहीं होगा, उस वक्तव्य के लिए
प्रधानमंत्री मोदी जी ने सदन के पटल पर खड़े होकर माफी मांगी थी, मगर हिंदू धर्म डेंगू है, झूठ बोलते हैं आप। मलेरिया है, हिंदू धर्म धोखा है, रामचरितमानस फाड़ देनी चाहिए। झूठ बोलने की बात नहीं, जाके सदन के रिकॉर्ड से चेक कर लीजिएगा। वो हमारी मंत्री थी साध्वी निरंजन ज्योति, उसके बयान के लिए उन्होंने खेद व्यक्त किया। सदन के पटल पर पूरा हिंदू धर्म HIV है, हिंदू धर्म डेंगू है, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म का समूल नाश और डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, इस पे तो कुछ नहीं बोले। वाह, पूरे के पूरे धर्म समुदाय की ऐसी तैसी कर दी जाए, उसके ऊपर एक खेद का स्टेटमेंट अपने नेता का बता के जाइएगा, तब आपको बात समझ में आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, बिल्कुल भाषा की मर्यादा सबको ध्यान में रखनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा ये सबका दायित्व है। मगर अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी छटपटाहट में उस सीमा तक चली जाती। फिर मुझे बता के जाइएगा सुरेंद्र राजपूत जी, जो बातें आपने कही, वर्ड कहा तो वर्ड ये यूज नहीं करना चाहिए था टीवी पर, फिर भी इसमें किसी का नाम नहीं लिया। पर मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मर जा मोदी, मोदी के टुकड़े टुकड़े, इसमें कोई किंतु परंतु का स्कोप ही नहीं है कि किसके लिए कहा गया है। एक बता के जाइएगा, हमने कभी आपके किसी नेता के लिए नाम लेके अनइक्विवोकली ऐसा शब्द बोला? प्रियंका जी ठीक है, मैं सुधांशु जी, प्रियंका जी को शामिल करने दीजिए, अरविंद जी के पास भी। देखिए प्रियंका जी, देखिए दोनों सवालों पर मैं आपके पास आ रही हूँ। ये शिवसेना की भी एक वक्त आइडियोलॉजी थी, ये इनकी आइडियोलॉजी है। सनातन के खिलाफ कोई बोलेगा, हिंदू धर्म का दशकों तक अपमान हुआ इस देश में, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति, ये बीजेपी और एक वक्त पर बाला साहब के अंडर शिवसेना की आइडियोलॉजी थी। और जो ऐसा करेगा उसके खिलाफ हम बोलेंगे। प्रखर होकर ये बोलते हैं ध्रुवीकरण होगा, इससे चुनाव में फायदा होगा, वो उसका एक इफेक्ट है। लेकिन आइडियोलॉजी इनकी है जो कि ये खुलकर शुरू से बोलते आए हैं। इसी के साथ जो अन्य मुद्दा था जिस पर वो हमला कर रहे थे, दोनों पर आपका जवाब। एक तो अंजना जी, मैं आपकी बातों को करेक्ट करना चाहूंगी, आपके स्टेटमेंट को करेक्ट करना चाहूंगी कि एक वक्त पे शिवसेना की आइडियोलॉजी थी। ये टीवी के पत्रकार और एंकर्स नहीं बताएंगे हमारी आइडियोलॉजी क्या थी, क्या है और क्या रहेगी। सबसे पहले मैं आपको ये करेक्ट कर दूं, हिंदुत्व हमारी आइडियोलॉजी थी, है और रहेगी। और उसका सर्टिफिकेट ना मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से लेने बैठी, ना मैं आई एम सॉरी आपके शो में आपसे लेने बैठी। रही बात हमारे हिंदुत्व पॉलिटिक्स की, हमने हमेशा कहा अपने देश को सर्वप्रिय रखो, सबसे ऊपर रखो, बाद में आता है आपका धर्म, बाद में आता है आपकी जाति। इन लोगों ने जिस तरीके का ध्रुवीकरण किया है, जिस तरीके से पहले तो धर्म का इस्तेमाल कर फिर अपनी जातियों का इस्तेमाल कर जो ये काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में, और मैं महाराष्ट्र स्पेसिफिक कहूंगी क्योंकि मैं महाराष्ट्र का नेतृत्व करती है हमारी पार्टी, महाराष्ट्र के संदर्भ में कहूंगी। अब रही बात लेवल प्लेइंग फील्ड की, लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन कमीशन ने जो रणदीप सुरजेवाला पे 48 घंटे का किया है, उन्होंने कार्रवाई की है। उसी ब्रेथ में, सेम ही सांस में आपने शुभेंदु अधिकारी का नाम लिया। शुभेंदु अधिकारी ने क्या क्या कहा ममता बनर्जी को, उनको एक वार्निंग देकर फटकार दिया, हटा दिया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती हैं। महाराष्ट्र में इन्हीं के चंद्रपुर के इनके कैंडिडेट हैं, इन्होंने क्या आपत्तिजनक बयानबाजी दी है एक बहन और भाई के संबंध को लेकर, और का एक ही पलंग पर लेते हैं कपड़े उतारकर। इस तरीके की भाषा में मुझे शर्मसार महसूस कर रही हूं ये बोलने में, पर रिपीट करना जरूरी है क्योंकि इलेक्शन कमीशन उस पर अपनी आंख बंद रखता है, कान बंद रखता है। और कार्रवाई में भी देखिए जिस तरीके के दो व्यवहार हैं। और प्लीज मैं यहां पर सुधांशु त्रिवेदी जी से कहूंगी, त्रिवेदी जी मैं आपके हाथ जोड़कर विनम्रता से कहना चाहूंगी कि अपनी ये वॉट अबाउटरी आप बंद करिए। वॉट अबाउटरी के चलते चलते आपने सरकार बनाई है, सरकार में बदलाव लाने का वादा किया था। भाषा की स्तर को गिराने का काम कहां से शुरुआत हुई है और कहां तक पहुंची है, उसके जिम्मेदार विपक्ष ही नहीं है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी सत्ता पक्ष की होती है। और अगर इलेक्शन कमीशन की गाज गिरनी चाहिए, ज्यादा सत्ता पक्ष पे गिरनी चाहिए, क्योंकि इनके पास धन बल है, इनके पास सत्ता बल है, इनके पास एजेंसीज हैं। तो प्लीज मेरे साथ यहां पे आकर बैठकर वॉट अबाउटरी मत करिए। अगर हेमा मालिनी जी का अपमान हुआ है तो ममता बनर्जी का भी अपमान हुआ है। सेम कार्रवाई होनी चाहिए थी और सेम सस्पेंशन होना चाहिए थे 48 आवर्स का। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, लेवल प्लेइंग फील्ड का एक और उदाहरण ये इलेक्शन कमीशन ने जो डिसीजन लिया है उसके बारे में। चुनाव आयोग पर एक बार फिर इसी कार्रवाई के साथ हमला हो गया। आपने सुना ही अरविंद वाजपेयी जी। देखिए, विपक्ष का ये आरोप है कि कार्रवाई भी होती है तो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी फायदा ज्यादा मिलता है तो सत्ता पक्ष को मिलता है। लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है इस चुनाव में।
ये सब विद्वान लोग बैठे हुए हैं, सब बातें कर रहे हैं। जो एक बात बताइए मुझे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो क्वेश्चन जुडिशियल अथॉरिटी होती है, मतलब उसके डिसीजन को भी आप क्वेश्चनिंग करेंगे? अगर क्वेश्चनिंग करनी है तो उसकी अपील डालिए ना, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। मतलब आप ये तय करेंगे कि किसको क्या पनिशमेंट देनी है, किसको क्या पनिशमेंट नहीं देनी है, ये आपका अधिकार है क्या? इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है। हर अथॉरिटी को आप चैलेंज करेंगे, हर अथॉरिटी के इंटेंशंस पे डाउट करेंगे? अपने गिरेबान में झांकिए ना, सेल्फ रिस्ट्रेन की बात क्यों नहीं करेंगे? अगर आप सेल्फ रिस्ट्रेन करेंगे तो दूसरा कंपेल हो जाएगा रिस्ट्रेन करने के लिए। बड़ा आसान होता आरोप लगाना। अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे भी आप लोग आरोप लगा रहे हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में क्या हुआ है? इलेक्ट्रोल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट ने 2 ग्राउंड पे सेटिसाइड किए, राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन। अगर कोई डिफेक्ट पॉलिसी में है, और वो पॉलिसी पार्लियामेंट से आई थी, कोई किसी ने अपने घर में तो नहीं बना ली। अरुण जेटली साहब थे, फाइनेंस बिल के थ्रू लेके आए थे। इनसे जनता गुमराह हो नहीं रही है, ये बात तय है। राफेल उठाया, पेगासस उठाया, हिंडनबर्ग उठाया, अडानी उठाया, 2 मित्र उठाए, 20,000 करोड़ उठाए, अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे आ गए। अपने ही नुकसान कर रहे हैं। जनता साथ देने वाली है नहीं। 14 में यही हुआ, 19 में यही हुआ, और 10 साल हो गए, 24 में भी यही होने वाला है। कहां से कुछ प्रो इन्होंने बना के दिखा दिया? किसी को एक भी केस दिखा दिया? आज 2 महीने सुप्रीम कोर्ट के आए के डिसीजन को हो गए, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट चले गए? कैसी बातें करते हैं, गुमराह करते रहिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। मोदी अपना काम कर रहा है, देश को आगे ले जा रहा है, देश के विकास की बात कर रहा है। हाँ, ये जरूर है कि आप लोग कहते हो जी 100% रिजल्ट नहीं आया। हम मानते हैं कि 100% नहीं आया, लेकिन 98% तो आ गया है, और जो 2 बचा हुआ है वो 24 में आ जाएगा, और 2047 तक का रोड मैप खींच के दे दिया है। ये होता है विश्वास। ये आप लोग भी, कांग्रेस 60 साल रही है, पंचवर्षीय योजनाएं आप भी बनाते थे। ये 25 साल की योजना बनाई जा रही है, 30 साल की। तो देश को अगर प्रगति में ले जाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो उस रास्ते पे काम करना होगा। आपकी गुमराह करने से कोई गुमराह होने वाला नहीं है। आप गाली गलौज दीजिए, जो मर्जी दीजिए, सेल्फ रिस्ट्रेन करना बहुत जरूरी है, तभी आप दूसरे को कह सकते हो। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी संस्कारी पार्टी है। शिवसेना तो ज्यादा जानती है, वो तो उनके साथ ज्यादा रही है। शिवसेना को तो हमको कोई सलाह देने की जरूरत है नहीं, उनको ज्यादा मालूम। आपको तो ज्यादा मालूम है, आप तो सबसे ज्यादा उनके साथ क्या होता है अरविंद जी, जरा समझाइए। अभी भी कह रहे हैं वैसे इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो ग्राफिक्स है उसको निकाल के रखिएगा। एक बार एक प्रश्न मुझे सुरेंद्र जी से पूछना है, वो ग्राफिक्स निकाल के रखिए जो हमने डेटा बनाया है। लेकिन अरविंद जी, संस्कारी पार्टी का क्या डेफिनेशन है? हाँ, संस्कारी पार्टी का डेफिनेशन है। संस्कारी वर्ड, आप संस्कारी हैं, जितने हम लोग बैठे हैं सब संस्कारी हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने कभी नहीं कहा होगा किसी को गाली गलौज की भाषा में। सुधांशु त्रिवेदी जी ने कभी नहीं कहा होगा, हमने कभी नहीं कहा होगा, और ऐसे ही सुरेंद्र राजपूत। ये संस्कार होते हैं। संस्कार की कीमत मुझे परिभाषित करने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। लेकिन खामखा राजनीति के लिए गाली गलौज करना, वो संस्कार में नहीं आता है, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी ने अपनी पार्टी के जिस लोग ने भी कहा है उसको कंडेम किया है, और इंटरनली एक्शन भी लिया गया है। इस बात का भी ध्यान रखिए। क्या ये बात आपको परेशान करती है? देखिए, बीजेपी को तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा मिला है वो जनता के सामने है, पूरा डेटा। एक बार डेटा दिखा दीजिए। लेकिन आप लोग 600 कुछ पर अटके हुए हैं। 1100 से ज्यादा करोड़, ये देखिए टीएमसी 1198 करोड़, कांग्रेस को 615 करोड़। मतलब आप तीसरे नंबर पर हैं। टीएमसी को भी आपसे ज्यादा पैसे मिले हैं। इसकी कोई तो वजह होगी, या ममता दी भी उगाही कर रही थी, इसके लिए उनको कांग्रेस पार्टी से ज्यादा पैसे मिले इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। सुरेंद्र, विषयांतर करने की आवश्यकता नहीं है अंजना जी। आज की डेट में केंद्र की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है, और भारतीय जनता पार्टी का ये स्पष्ट हो चुका है कि जिन जिन कंपनियों पर इन्होंने ईडी की, इनकम टैक्स की और सीबीआई की रेड करी, और जिन जिन कंपनियों को ठेके मिले, उनके 2-4 दिन पहले या 2-4 दिन बाद इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए और भारतीय जनता पार्टी को दिए गए। ये अपने आप में सच है। मैं टीएमसी के ऊपर ये नहीं कहता, क्योंकि मैंने टीएमसी का भी सर्च नहीं किया है। बंगाल में अगर ऐसा कुछ होगा तो निश्चित तौर से निकालना चाहिए आपको। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिखा रहे हैं, हम जो डेटा रिलीज हुआ है वही नंबर्स दिखा रहे हैं। सुरेंद्र जी, जो डेटा रिलीज हुआ है वही दिखा रहे हैं। अंजना जी कहते हैं ना कि किससे करें शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है,
और मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। हम गरीब लोगों की तो बात थोड़ा तो सुन लिया कीजिए आप। कभी कभी आप मुस्कुरा के सुनती हैं तो अच्छी लगती हैं हम लोगों को। मेरी बात आप समझिए, मैं ये कह रहा हूं आज की डेट में आपसे कि ये तो स्पष्ट हो चुका है, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन सारी कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड लिए जो निम्न स्तर की दवाई बनाती थी, जो मेगा इंजीनियरिंग को जिसको 14,000 करोड़ रुपए का ठेका देने के लिए 140 करोड़ का बॉन्ड दिया गया, 3 अधिकारियों को सस्पेंड करके नए अधिकारियों के जरिए बीएमसी का ठेका दिया गया। जो शरद रेड्डी की कंपनी है उसने 55 करोड़ रुपए का बॉन्ड दिया, जो शराब घोटाले का आरोपी, जिसको ये लोग कहते हैं कि शराब घोटाले का ये आरोपी है केजरीवाल के साथ में। जिस तरीके से ये जितनी कंपनियां हैं जिनके यहाँ आईटी के छापा पड़ा, ईडी का छापा पड़ा, जिनके यहाँ सीबीआई का छापा पड़ा, सब कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी को ही बॉन्ड क्यों दिया, इस चीज को देखने वाली बात है। अगर ये बात आप जांच कर रही हैं तो इसमें टीएमसी की भी जांच हो जाएगी। प्रियंका जी एक बार बोल ले, फिर सुधांशु जी आपका जवाब लेंगे। प्रियंका जी, ठीक है, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि अभी से विपक्ष बहाने ढूंढ रहा है, कभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की कहानी, कभी चुनाव आयोग, कभी ये, कभी ईवीएम खराब। वो कह रहे हैं कि विपक्ष अभी से हार के बहाने ढूंढ रहा है, इसीलिए इस तरह की बातों को फैलाया जा रहा है। आपका जवाब? एक्चुअली हम बहाने नहीं ढूंढ रहे हैं, हम देश को एक सेंस ऑफ डायरेक्शन बता रहे हैं कि जैसे ही हमारी सरकार 2024 में बनेगी और बनना तय है, हम लोग ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, जिस तरीके से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके से उन इंस्टीट्यूशंस को आपने घुटने टिका दिए हैं अपने इलेक्शंस के लिए, अपनी राजनीति के लिए, हम उसमें सुधार लाएंगे। वो इलेक्शन कमीशन जहां के इलेक्शन कमिश्नर आकर एक पोएम सुनाते हैं, जो 7 फेज का चुनाव बता रहे थे, एक पोएम सुनाते हैं वीवीपैट को लेकर, जो एक जेन्युइन कंसर्न है, जिसकी हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, और वो विपक्ष का मजाक बनाने का काम करते हैं, तो वो इलेक्शन कमिश्नर कम और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब लगते हैं, ये बदलाव लाने का हम डायरेक्शन दे रहे हैं। हम ये डायरेक्शन दे रहे हैं कि एक समानता होगी। आज अगर प्रजातंत्र के उसूलों का पालन किया जाए, इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी को सही तरीके से पालन किया जाए, तो एक समानता होगी। मैं आपको याद दिला दूं, जब वाजपेयी जी भी सरकार में थे, वाजपेयी जी ने भी एक सारे करतूतें नहीं की होंगी जो आज की सरकार कर रही है। रही बात संस्कारों की, अभी बड़ी बड़ी बात वाजपेयी जी कर रहे थे, एकमात्र संस्कारी पार्टी है, उन्होंने अपनी पार्टी का भी नाम नहीं लिया। आप ये सोचिए, मोदी जी की इतनी ज्यादा खिदमतदारी हो रही है कि उन्होंने अपने पार्टी का भी नाम लेना भूल गए कि वो मेरी पार्टी संस्कारी है। उन्होंने कहा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी संस्कारी है। सर, आपने सही कहा कि प्रियंका चतुर्वेदी संस्कारी है, उन्होंने कभी अपशब्द नहीं यूज किया है, ना गाली गलौज की है। मैं बस 30 सेकंड और लूंगी, बस 30 सेकंड, गाली गलौज नहीं देती हूं, पर सर बहुत गाली गलौज सुनी है उसी संस्कारी पार्टी से जिसको अभी आपने लेबल दिया था कि संस्कारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी से। सुधांशु जी। अंजना जी, देखिए, अवश्यंभावी हार की भूमिका कैसे बनाई जाती है, प्रियंका जी कह रही है चुनाव आयोग के बारे में। तो चुनाव आयोग बहुत अद्भुत काम करता है, पंजाब में बहुत बढ़िया काम करता है, हरियाणा में गड़बड़ हो जाता है, हिमाचल में अच्छा काम करता है, उत्तराखंड में गड़बड़ हो जाता है, दिल्ली में बहुत अच्छा काम करता है, यूपी में गड़बड़ हो जाता है, और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 2018 में अच्छा काम करता है, 2023 में गड़बड़ हो जाता है, फिर बंगाल में सही काम करता है, तेलंगाना में सही काम करता, आंध्रा में सही काम करता, क्या बताएं, गुजरात महाराष्ट्र में गड़बड़ हो जाता है, फिर आसाम में गड़बड़ हो जाता है, फिर तमिलनाडु में अच्छा काम करता है, यूपी में गड़बड़ हो जाता है। पूरे देश को पप्पू समझ रखा है क्या? मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं कि जहां जहां बढ़िया काम करता है वहां हम जीतते हैं, और जहां गड़बड़ होता है वहां चुनाव आयोग, मेरे विचार से। और इलेक्टोरल बॉन्ड पे मैं एक लाइन कहना चाहता हूं, जो फिगर दिखाई, चलिए इसी बात पर अंत करते हैं हल्ला बोल का। अभी तो ये सियासी संग्राम और गर्म होने वाला आने वाले दिनों में। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को 102 सीटों पर होने वाली है।